दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। आज की क्लास करंट अफेयर्स की होगी, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ में टॉपिक का एनालिसिस करेंगे। आप हमें फेसबुक पेज एवं टेलीग्राम पेज पर डेली अपडेट के लिए फॉलो कर सकते हो। देखते हैं आज का पहला टॉपिक। यह इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज पर प्रकाशित हुआ है। इसमें बताया गया है कि किस तरह भारत अपने घरेलू उत्पादन को लगातार कम कर रहा है, लेकिन वह बाहर के आयात को बढ़ा रहा है। और यह किसमें, जो भारत में क्रूड ऑयल है, वर्तमान में आपको पता होगा इसकी कीमतों में वृद्धि हो गई है। तो ये आर्टिकल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस आर्टिकल में आप देख सकते हो कि इसमें ये एक डायग्राम परिलक्षित किया हुआ है। यहाँ पर देखो, जो ऊपर का है इसमें दिखाया गया है कि किस तरह इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है 2012 से, लेकिन नीचे वाला डायग्राम ये शो करता है कि हमने घरेलू उत्पादन के मामले में ज़्यादा काम नहीं किया, तभी हमारा घरेलू उत्पादन फिनेंशियल ईयर 2012 से फिनेंशियल ईयर 2020 तक लगातार कम हुआ है। अब हम इस पूरे आर्टिकल को समझने की कोशिश करते हैं साधारण भाषा में। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा कि यूपीएससी में लगातार इस तरह के ट्रेंड्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि पिछले 10 वर्षों में किसका घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है या फिर हम आयात कितना कर रहे हैं। तो यह है कच्चे तेल के संदर्भ में कि भारत में कच्चे तेल का घरेलू उत्पादन लगातार कम हो रहा है, जबकि आयात उसका अधिक हो रहा है। तो यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि घरेलू उत्पादन का आयात क्या लगातार बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या फिर घरेलू उत्पादन कम हो रहा है या अधिक हो रहा है। तो इसके संदर्भ में हम देखते हैं दो आंकड़े। सबसे पहला उत्पादन के बारे में। 2012 के बाद से हर साल कच्चे तेल का घरेलू उत्पादन घटा है। देखो 2012 में आप देखो 38,089.7 TMT था, किंतु 2020 में ये 32,000 के आसपास रह गया। तो इसका मतलब देखो तकरीबन 6,000 TMT में गिरावट आई है। ये डेटा आपको याद करना ज़रूरी नहीं है, बस आप ट्रेंड देखना कि जो प्रवृत्ति है वो आपको ध्यान में रखनी होगी। अब बात करते हैं हम इंपोर्ट की। 2012 में घरेलू कच्चे तेल की खपत में से आयात का अनुपात था 81.8%। यानी हमारी जो देश की कच्चे तेल की खपत थी उसमें हम 81.8% की खपत आयात से पूर्ति करते थे, जबकि 2020 में ये बढ़कर कितना हो गया 87.6%। तो आप देख सकते हो कि तकरीबन हमने 7% की वृद्धि की है। तो ये दोनों ट्रेंड्स आप ध्यान रखना कि कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन में पिछले 10 वर्षों में कमी आई है, जबकि इंपोर्ट में वृद्धि हुई है। अब हम कुछ और तथ्य जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात, हमें यह समझना होगा कि उत्पादन कम क्यों हो रहा है। कई विशेषज्ञ जो इस मामले में अपनी विशेषज्ञता रखते हैं, उनका दावा है कि भारत के अधिकांश कच्चे तेल का उत्पादन पुराने कुओं से हो रहा है, जो समय के साथ में कम उत्पादक बन गए। यानी जो भी ऑयल माइंस की फील्ड है वो कमज़ोर हो चुकी है, उसमें प्रोडक्शन कम हो रहा है, वहाँ पर मशीनरी ओल्ड हो चुकी है, इसलिए हमारा जो प्रोडक्शन है वो लगातार कम हो रहा है। दूसरी बात, नई तेल के खोजों की कमी। हमने नई तेल के खनन के कार्य में इतनी प्रगति नहीं की जितनी अन्य देशों ने की है। इसमें एक प्रमुख कारण है कि निजी क्षेत्र इससे दूर रहा है। हमने क्या किया कि भारत में कच्चे तेल के उत्पादन के लिए दो प्रमुख सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों को एक तरह से ठेका दे दिया कि आप कच्चे तेल का उत्पादन कीजिए। दो कौन सी, वो ONGC और ऑयल इंडिया। किंतु उन्होंने समय के साथ में अपने आप में परिवर्तित नहीं किया और हम निजी क्षेत्र इससे दूर होता रहा, और निजी क्षेत्र की भागीदारी नहीं होने से इसमें हमारा प्रोडक्शन में गिरावट रही है। इसमें प्रमुख रूप से विशेषज्ञ ये मानते हैं कि कच्चे तेल के जो ब्लॉक की नीलामी है उसमें प्रमुख बोलीदाता के रूप में इन कंपनियों का वर्चस्व बना हुआ है, और भारत में नीलामी के लिए अधिकांश ब्लॉकों का अधिग्रहण ये कंपनियां करती है, और निजी क्षेत्र का इनसे कोई संबंध नहीं रहता और ये अपने हिसाब से कार्य करती है। अब हम एक बात और समझते हैं कि भारत में क्या ऐसी कई नीतियां बन रही है जिससे कि उत्पादन बढ़ाया जा सके। बिल्कुल, अभी पिछले कुछ वर्षों में ऐसी नीतियों पे काम हुआ है। हालांकि पहले भी काम हुआ था, लेकिन इसमें कुछ और सुधार हुए हैं। जैसे ये आप एक ट्रेंड देखो, आज़ादी से पहले 1886 में ऐसी पॉलिसी बनाई गई थी एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के लिए, और उसके बाद 1990 तक एक नॉमिनेशन वाली पॉलिसी चली कि राष्ट्रीयकरण का दौर चला था, और उसके बाद में 1990 से 1996 के बीच में चली थी नेल्प की पॉलिसी। नेल्प की पॉलिसी वैसे तो 1997 से चलेगी, लेकिन कुछ कुछ तत्व हमें नेल्प की पॉलिसी के 1990 से 96 के 6 वर्षों के दौरान दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि 1990 में LPG का दौर था,
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो नेल्प तो पूरा नहीं था, लेकिन नेल्प के कुछ तत्व मौजूद थे। नेल्प क्या है वो हम समझेंगे थोड़ी देर में। और वर्तमान में जो हमारी मोदी सरकार है उस दौरान में चल रही है हेल्प की पॉलिसी। तो अब हम समझते हैं कि नेल्प और हेल्प क्या है। नेल्प की पॉलिसी, जैसा कि हमने बात की कि 1997 से 2016 का नेल्प का दौर था, यानी 1997 से 2016 में नेल्प की पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई थी। उसके बाद जो 2016 के बाद का दौर आता है वो आता है हेल्प की पॉलिसी का। तो नेल्प की पॉलिसी और हेल्प की पॉलिसी दोनों क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। देखो, इसमें यह होता है कि अगर हम किसी कंपनी को ठेके पर देते हैं तो उसमें यह तय किया जाता है कि उस कंपनी का कितना प्रॉफिट का हिस्सा होगा और साथ में सरकार को कितना मिलेगा। तो उसे बोलते हैं फिस्कल मॉडल। तो फिस्कल मॉडल जो अभी नई पॉलिसी हेल्प, उसमें कहा गया है कि आपका रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर हम आपस में बंटवारा करेंगे, यानी जितना रेवेन्यू उसमें जनरेट हुआ है और जितना उसमें पैसा लगा है उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम आपस में अपना फिस्कल मॉडल बनाएंगे। लेकिन जो नेल्प की पॉलिसी थी उसमें प्रॉफिट शेयरिंग के आधार पर बंटवारा होता था। तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या था कि कोई भी कंपनी जल्दी से कोई भी ठेका नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि उसको पता नहीं कि आगे प्रॉफिट हमें होगा या नहीं होगा। यानी जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तो उसका सारा पैसा डूबने का खतरा था। इसलिए नेल्प की पॉलिसी से कारगर पॉलिसी मानी जा रही है हेल्प की, क्योंकि इसमें फिस्कल मॉडल कैसा है, रेवेन्यू शेयरिंग, यानी जितना राजस्व है उन दोनों का हिस्सा बराबर उनको पे करना होगा, चाहे वो सरकार हो चाहे वो निजी क्षेत्र हो। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट शेयर हो रहा है, तो ये ध्यान रखना आप। अब हम देखते हैं कि कॉस्ट रिकवरी, यानी कि जितनी लागत लगी है वो कौन सी पॉलिसी के तहत इसमें रिकवरी की बात कही गई है। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो चाहे कोई सरकारी कंपनी हो, उसकी जितनी लागत लगी है तो वो क्या रिकवरी के लिए कुछ प्रोविज़न है। तो देखो, हेल्प की पॉलिसी में ऐसा नहीं है, जबकि नेल्प की पॉलिसी में था। लेकिन इसमें मुख्य बात यह है कि अगर फिस्कल मॉडल जो चेंज किया गया रेवेन्यू शेयरिंग का, तो उसको ध्यान में रखते हुए फिस्कल मॉडल में ही वो कॉस्ट रिकवरी तय कर ली गई है। तो ऐसा इन दोनों को फिर अलग अलग नहीं करके एक फिस्कल मॉडल में इसको समाहित कर लिया गया है। दूसरा देखते कॉस्ट इफ़िशियंसी। कॉस्ट इफ़िशियंसी का मतलब कि जितना कच्चे तेल का उत्पादन में लागत आ रही है वो क्या उसके उत्पादन के अनुकूल है, यानी हमने जितना पैसा लगाया क्या हमें उतना प्रॉफिट मिल रहा है। तो हेल्प में वो इनक्रीज़ किया गया है, जो कि नेल्प में तटस्थ था। और इसके बाद अन्य काफ़ी चीज़ें जो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको बस मुख्य रूप से जो ऊपर की 3 बातें ये ध्यान रखनी है। और एक इसमें इम्पोर्टेंट जो हम कह सकते हैं वो ये है कि E&P एक्टिविटी फॉर ऑल हाइड्रोकार्बन्स। देखो, सबसे लास्ट का जो बिंदु है वो देखो आप कि एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के जो क्रियाविधि है, जो क्रियाकलाप है, वो सभी हाइड्रोकार्बन्स में हेल्प के तहत अलाउ कर दिए गए, जबकि नेल्प में वो अलाउ नहीं थे। यानी इसका सरल शब्दों में कहे तो हाइड्रोकार्बन्स, जैसे मान लो कि किसी भी कंपनी को कोयला के लिए नीलामी दी जाती है, तो पहले क्या होता था कि वो केवल कोयला के खनन का काम ही करता था। ऐसा नहीं कि वो अगर उसी खनन में या उसी खनन कार्य के पास में कोई ऐसी फील्ड हो जहाँ पर कच्चे तेल का प्रोडक्शन हो रहा है या फिर अन्य खनिज के तत्वों का प्रोडक्शन किया जा सकता है, यानी अन्य खनिज के संसाधन मौजूद है वहाँ पे, तो वो उन खनिज के संसाधनों का एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि उसको जो रजिस्ट्रेशन दिया गया वो केवल कोयला के खनन का ही दिया गया। उसको जो एक्टिविटी करनी है वो कोयला खनन से संबंधित ही करनी है। लेकिन हेल्प में ये प्रोविज़न हटा दिया गया। हेल्प के तहत कहा गया कि जितने भी आपको कोई भी पट्टा या कोई भी भूमि का खनन का पट्टा प्राप्त होता है, तो आप उस पर जितने भी हाइड्रोकार्बन से उन सभी के खनन का कार्य और उसके उत्पादन का कार्य कर सकते हो। तो एक ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आप ध्यान रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं इससे संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूपीएससी में बहुत बार ट्रेंड से संबंधित क्वेश्चन आता है, यानी हमें किस प्रोडक्शन की क्या प्रवृत्तियाँ रही है वो हमें जानना ज़रूरी होता है। और ये प्रवृत्तियाँ ऐसा नहीं कि 1 या 2 वर्षों की जाननी हमें रहती है, बल्कि पिछले 10 वर्षों के जो ट्रेंड्स रहता है वो जानना जरूरी होता है। तो क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कच्चे तेल का उत्पादन की प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। देखो, पहला कथन देखते हैं, भारत में कच्चे तेल का उत्पादन पिछले 10 वर्षों से लगातार बढ़ रहा है। हमने देखा था कि कच्चे तेल का उत्पादन लगातार कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत। दूसरा देखते हैं, भारत में कच्चे तेल का आयात में पिछले दशक से कमी देखी जा रही है। हमने देखा था कि इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है और प्रोडक्शन लगातार कम हो रहा, तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें सत्य कथन की पहचान करनी थी, सत्य कथन दोनों ही नहीं है, तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला टॉपिक हमारा है मोपला विद्रोह से संबंधित है। सबसे पहले देखते हैं कि चर्चा में क्यों रहा था। पृथ्वीराज सुकुमारन, जो कि साउथ के एक्टर है, आप नीचे पिक देख सकते हो,
विकिपीडिया से ली गई है पिक है, ये पृथ्वीराज सुकुमारन है, जिनके द्वारा वरियम कुन्नत नामक एक मूवी है जिसमें कुना अहमद काजी के लिए इनको रोल मिला था, यानी इनको कुना अहमद काजी की भूमिका अदा करनी थी वरियम कुन्नत मूवी में। तो उसी मूवी को लेकर आलोचना की जा रही है पृथ्वीराज सुकुमारन की, आपने ये रोल एक्सेप्ट क्यों किया। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी आलोचना क्यों की जा रही है। उससे पहले हम देखते कि मोपला विद्रोह है क्या। ये इम्पोर्टेंट इसलिए कि आज के हिंदू एडिटोरियल में भी आया है, तो हमें इसको जानना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं क्या। केरल में मालाबार तट पर अगस्त 1921 में स्थानीय मोपला किसानों ने विद्रोह किया था। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या थी कि वो किसान थे मुस्लिम समुदाय के, और जो वहाँ पर जमींदार थे वो थे हिंदू समुदाय के। तो इसलिए अब आपको पता लग गया होगा कि ये किस तरह का मामला है, यानी कि इसमें राइट विंग्स के जो लोग हैं वो इसकी आलोचना इसलिए कर रहे हैं कि इसमें नो डाउट उन किसानों के बारे में महत्व दिखाया जाएगा, और वो किसान कौन है, मुस्लिम समुदाय के, और इसमें जमींदारों की आलोचना की जाएगी और वो कौन है, हिंदू समुदाय के। तो राइट विंग्स के वाले लोग जो पृथ्वीराज सुकुमारन की आलोचना इसी आधार पर कर रहे हैं कि आपको जो कुना अहमद काजी का रोल मिला है वो एक मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता है, तो आपको ये रोल नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि मोपला विद्रोह से संबंधित और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखना, आप इसके जो कारण थे वो कई कारण थे, यानी आज के हिंदू के एडिटोरियल में यही समझाने की कोशिश की गई है कि आप इसको केवल एक सांप्रदायिक नज़रिए से मत देखो, आप इसको एक विशेष समुदाय से नज़रिए से मत देखो। इसके कारण कोई एक नहीं था, यानी आज का एडिटोरियल अगर एनालिसिस करते उसमें केवल एक कारण नहीं बताया गया था कि उसमें सामने हिंदू जमींदार थे और इधर मुस्लिम किसान थे इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया, बल्कि इसके कई कारण सम्मिलित थे। हम जानने की कोशिश करते वो कारण क्या थे। देखो, पहला कारण था लगान की ऊंची दरें। ये निसंदेह ये बात सभी को पता है कि आज़ादी से पहले जो लगान की ऊंची दरें थी वो सब जगह थी, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, चाहे साउथ इंडिया हो, और चाहे वो किसान किसी भी कम्युनिटी का हो, उनको लगान की ऊंची दरों का सामना करना पड़ता था। और दूसरी बात, दमनकारी तौर तरीके, ये भी पूरे भारत में दमनकारी तौर तरीके थे। ऐसा नहीं कि वहाँ पे मुस्लिम थे इसलिए उनके साथ अपनाए जाते थे। जमींदार और किसान का जो संबंध था वो लगान के आधार पर था, दमनकारी तौर तरीकों के आधार पर था, कम्युनिटी के आधार पर कभी भी नहीं था। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ संबंध, यानी इसका मतलब ये कि मोपला विद्रोह राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ संबंधित हो गया था। उस समय 1920 के दौरान असहयोग आंदोलन चल रहा था और उसके साथ साथ खिलाफत आंदोलन का भी दौर था, यानी ये दोनों आपस में सहयोग के साथ आंदोलन आगे बढ़ रहे थे, और इन दोनों में हिंदू और मुस्लिम समुदाय की एक एकता दिखाई दी जो आज़ादी के बाद तक अभी तक भी नहीं दिखाई देती है, इतनी अच्छी एकता थी। और इसी के दौरान गांधी जी, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, इतने बड़े राष्ट्रीय नेता दिग्गज, इन्होंने मालाबार के तट पर दौरा किया था, और उस दौरा में उन्होंने आह्वान किया था कि जो भी किसान है जिनका शोषण हो रहा है वो भी आप विद्रोह करो और हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो अब आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि यहाँ पर किसी भी मुस्लिम समुदाय को प्रमोट करने की बात नहीं की जा रही, बल्कि वहाँ के किसानों को प्रमोट करने की बात की गई कि आपको ब्रिटिश जो साम्राज्य है उसके खिलाफ विद्रोह करना है, ऐसा नहीं कि हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ करना है। लेकिन इसमें बड़ी दुखद बात यह है कि ये लास्ट में अपने अंतिम दौर में ये हिंसक रूप धारण कर लेता है, और आगे चल करके फिर इसमें सांप्रदायिक दंगे भी होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि 20 अगस्त 1921 को खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे मुदलियार, उनकी गिरफ्तारी के लिए सेना में मस्जिद में सेना प्रवेश कर जाती है। तो इसी मुद्दे को लेकर ये कम्युनिटी मानती है कि इससे धर्म का अपमान हुआ है। मतलब इनके कुल मिला के बात है कि ये अगर मस्जिद में अगर सेना या पुलिस प्रवेश करती है तो उसके बाद ये हिंसक रूप लेता है। यानी ऐसा नहीं कि ये शुरू से हिंसक था, ये शुरू से सांप्रदायिक था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो इसमें हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि हमें किसी भी विद्रोह को सांप्रदायिक नज़रिए से या फिर किसी भी विशेष धर्म के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। और ये हिंसक रूप लेने के बाद आपको पता है कि गांधी जी हमेशा पीछे हट जाते थे। आपको पता होगा असहयोग आंदोलन में चोरी चोरा कांड हुआ तो उसमें भी गांधी जी ने अपने कदम पीछे ले लिए थे, वैसा ही गांधी जी ने यहाँ पर किया है। यहाँ पर राष्ट्रवादी जो भी गांधीवादी आंदोलन से प्रेरित थे उन्होंने इसका सपोर्ट करना छोड़ दिया, और उसके बाद ये आंदोलन अलग थलग पड़ गया और दिसंबर 1921 तक सरकार ने इसका पूरी तरह से दमन कर दिया। अब हम देखते इससे संबंधित प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन बन सकता है। मोपला विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। देखते पहला कथन, यह विद्रोह तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर मुस्लिम किसानों का विद्रोह था। हमने चर्चा की थी कि तमिलनाडु नहीं बल्कि केरल के मालाबार तट पर मुस्लिम किसानों का विद्रोह था। देखो, आपको पता होगा ये भारत का मैप है और इसके इस तरफ है केरल और केरल के पास है मालाबार तट, और यह है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के तट को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल। तो कोरोमंडल तो तमिलनाडु की साइड है और मालाबार केरल की साइड है। तो ये जो केरल की साइड मालाबार का तट है, इस साइड ये मोपला का विद्रोह हुआ था। हम देखते दूसरा कथन, इस विद्रोह को हिंसक रूप लेने से पहले तक राष्ट्रवादी आंदोलन
का एवं राष्ट्रवादी नेताओं का सहयोग मिला। ये ठीक बात है कि जब तक हिंसक रूप नहीं लिया था तब तक इसको पूरा सपोर्ट था गांधी जी का, शौकत अली इत्यादि दिग्गज नेताओं का, जो कि राष्ट्रवादी आंदोलन का संचालन कर रहे थे। तो इसमें सत्य कथन पूछा, सत्य कथन है केवल 2, यानी बी ऑप्शन इसमें ठीक है। चलते अगले टॉपिक की ओर। ये टॉपिक है द हिंदू से, आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि कैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखा है। हम चर्चा करेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, और ये लिस्ट जो आप हर बार अखबारों में पढ़ते हो, आप न्यूज़ में सुनते हो, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है। यह चर्चा में क्यों रहा, हमने देख लिया है कि पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखा गया है। हालांकि पाकिस्तान को कोशिश की जा रही है कि अगर वो नहीं सुधरा तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, लेकिन वो अभी ग्रे सूची में है। आपको बता दूं कि ग्रे सूची और ब्लैक लिस्ट में अगर ब्लैक लिस्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है किसी भी देश का, तो FATF में मौजूद 39 सदस्य सभी का समर्थन होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि FATF में चाइना है, और चाइना सपोर्ट करता है हमेशा पाकिस्तान को, तो इसलिए पाकिस्तान का ब्लैक लिस्ट में नहीं आने का एक प्रमुख कारण क्या है, FATF में चाइना की मौजूदगी। अब हम देखते हैं कि FATF क्या है। यह G7 समूह के द्वारा 1989 में निर्मित हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी संगठन का मतलब क्या होता है कि विभिन्न सरकारों के द्वारा सम्मिलित रूप से बनाया गया एक संगठन जो वित्तीय अपराधों पर नियंत्रण रखता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वित्तीय अपराध क्या है और वो 2 अपराधों पर कंट्रोल कैसे रखता है। तो इसमें 2 अपराध कौन कौन से, एक तो है मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा है टेरर फाइनेंसिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, अगर आपके पास में कहीं से भी आपने ब्लैक मनी जनरेट की है, आपने काले धन को जनरेट किया, काले धन की कमाई की है, तो उसको कैसे आप वाइट मनी में कन्वर्ट करोगे, उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ये कई तरीक़ों से किया जा सकता है। जैसे मान लो आपने ब्लैक मनी आपको प्राप्त हुई है, आपने जनरेट किया, उसको मान लो आपने चुनाव में लगा दिया, तो इलेक्शन में आपने लगा दिया, तो वो क्या हुआ, एक तरह से वाइट मनी में कन्वर्ट हो गई। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने कोई एक फर्जी कंपनी ओपन कर ली और उस फर्जी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो सरकार को पता लगेगा नहीं और वो वाइट मनी में कन्वर्ट हो जाएगी। और दूसरा क्या, आतंकवादी वित्त पोषण। आतंकवादी वित्त पोषण क्या है, किसी भी आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित संगठन को या किसी विशेष व्यक्ति को सपोर्ट करना, यानी उसको पैसे का सपोर्ट करना। तो ये दोनों चीज़ों पर नियंत्रण कौन रखता है, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो आप एकदम टू द पॉइंट ध्यान रखना, आपको मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से संबंधित FATF है, और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में, और इसको बनाया किसने था, G7 समूह ने। हम देखते हैं कि इसमें सदस्य देश कितने हैं। सदस्य देश इसमें भारत सहित 39 है। तो एक इंपॉर्टेंट बात क्या निकल कर आ गई कि भारत भी इसका सदस्य है। एक बात ध्यान रखना कि जो ब्लैक लिस्ट हम सुनते हैं ये केवल मीडिया के द्वारा उपयोग में लिया जाने वाला एक शब्द है, यानी आधिकारिक तौर पर ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा यूज नहीं किया जाता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स किस शब्द का यूज करती है, कॉल फॉर एक्शन का। अभी आपको पता होगा ब्लैक लिस्ट में 2 देश है, एक तो उत्तर कोरिया और एक ईरान, और इन दोनों के लिए जो शब्द यूज किया जाता है मीडिया में वो है ब्लैक लिस्ट, और जो आधिकारिक तौर पे जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो है कॉल फॉर एक्शन। और ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान सहित कितने देश मौजूद है, 12। तो ये ध्यान रखना कि पाकिस्तान सहित 12 देश ग्रे लिस्ट में है, और उत्तरी कोरिया और ईरान किस में है, ब्लैक लिस्ट में है। तो ये दोनों बात ध्यान रखना आप। और पाकिस्तान को मैंने आपको बता दिया कि ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा, उसकी सबसे बड़ा कारण है चीन की FATF में मौजूदगी, और वह हमेशा वोट के माध्यम से इसको ग्रे लिस्ट में ही बनाए रखता है। अब देखते इससे संबंध में क्या क्वेश्चन बन सकता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से हमें पहचान किसकी करनी है, सत्य कथन की। यहाँ पर आप देख लिया करो सत्य पूछा या असत्य। देखते पहला कथन, वित्तीय कार्यवाही कार्य दल FATF की स्थापना का लक्ष्य मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकवादी वित्त पोषण पर नियंत्रण रखना है। यह बात एकदम ठीक है। हमने चर्चा की थी कि आपको टू द पॉइंट याद रखना है किसकी स्थापना का लक्ष्य क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर कंट्रोल रखना। इसके द्वारा पाकिस्तान को काली सूची में रखा गया है। दोस्तों ये गलत है। हमने चर्चा की थी कि काली सूची नहीं बल्कि उसको ग्रे लिस्ट में बनाए रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। और ब्लैक लिस्ट में अभी मैंने बताया था आपको 2 देश है कौन कौन से, एक तो ईरान और एक उत्तरी कोरिया, तो ये भी ध्यान रखना है। और ग्रे लिस्ट में कितने, पाकिस्तान सहित 12 देश। भारत इसके 39 सदस्यों देशों में सम्मिलित है, ठीक है। ये तीसरा एकदम ठीक बात है। तो इसमें पहला और तीसरा सही है, और सत्य कथन पूछा है तो इसमें हो जाएगा C ऑप्शन। दूसरा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, ब्लैक लिस्ट में नहीं है।
यह टॉपिक बिहेवियर चेंज कैंपेन नेविगेटिंग न्यू नॉर्मल के बारे में ये चर्चा में क्यों हो रहा था, क्योंकि नीति आयोग के द्वारा एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है। कोरोना का दौर आपको पता है वर्तमान में चल रहा है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ही लेनी होगी और वो कैसे ले सकता है, अपने व्यवहार को बदल कर। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से बताया गया है कि कैसे आप अपने व्यवहार में क्या, अपनी जीवन शैली में क्या चेंजेज करो, आप क्या बदलाव ला सकते हो ताकि आप कोरोना से बच सको। तो उसके लिए इस कैंपेन में बताया गया कि अपने हाथों को नियमित रूप से आपको धोना है, आपको घर से बाहर मास्क लगा कर निकलना है, सामाजिक दूरी बनाए रखने जैसे नियमों का पालन करना है। तो ये सब चीज़ें क्या है, बिहेवियर चेंज कैंपेन से के ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपनानी चाहिए। इसमें भागीदारी संगठन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बिल एवं मेलिंडा फाउंडेशन, अशोका यूनिवर्सिटी इत्यादि के भागीदारी दर्ज कराई गई है। यह अभियान ध्यान रखना 2 तरह से संचालित किया जा रहा है, एक तो वेब पोर्टल और दूसरा मीडिया अभियान। ये ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन बन सकता है वो यही बन सकता है कि बिहेवियर चेंज कैंपेन किससे संबंधित है और इसको किसने लॉन्च किया था। तो इसमें 2 ही बात इंपॉर्टेंट है, एक तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये किससे संबंधित है, अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद अपने व्यवहार को बदल कर लेना। अब हम देखते हैं क्या क्वेश्चन बन सकता है। बिहेवियर चेंज कैंपेन नेविगेटिंग न्यू नॉर्मल का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन देखते हैं, अपने व्यवहार को बदलते हुए कोरोना से स्वयं की सुरक्षा करना। ये ठीक है, यही उद्देश्य इसका। तो बाकी नीचे 3 तो गलत हो जाएंगे, इसमें ए ऑप्शन ठीक है। देखते हैं अगला टॉपिक, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020 के संदर्भ में ये टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी रिपोर्ट या इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है। तो इसका प्रकाशन कौन करता है, यूनेस्को। और इसे संबंध में कुछ तथ्य जान लेते हैं। इस बार की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020 की थीम क्या थी, इंक्लूजन एंड एजुकेशन ऑल मीन्स ऑल, यानी सभी को शिक्षा में समावेशित रूप से भागीदारी दर्ज होना, यानी सभी को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना, सभी को शिक्षा मिले, ये प्रयास करना। इसके साथ साथ ध्यान रखना कि वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों में कोविड-19 बीमारी की वजह से शिक्षा में असमानता आई है, इस रिपोर्ट में इंगित किया गया है। इसने यह भी बताया है कि गरीब देशों में बच्चों, विशेष तौर पर बालिकाओं पर प्रभाव पड़ा है। साथ ही इसने बताया है कि बच्चों के पोषण पर प्रभाव पड़ा है। कैसे पड़ा है, इसका सबसे सरल उदाहरण हम देख सकते हैं। भारत में आपको पता मिड डे मील स्कीम चलती है, तो मिड डे मील अभी वर्तमान में स्कूल बंद है, तो मिड डे मील का फ़ायदा बच्चों को नहीं मिल रहा, जिससे कि उसके पोषण पर प्रभाव पड़ा है। यह रिपोर्ट यह भी इंगित करती है कि हमें सतत विकास लक्ष्य 4 की तरफ लगातार बढ़ना है और विभिन्न देशों के द्वारा इसके लिए क्या क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं, इस बात का विश्लेषण ये रिपोर्ट करती है। इसमें क्वेश्चन सरल सा बन सकता है कि ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो इसकी चर्चा हमने कर ली थी, यूनेस्को के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।